नमस्कार भारत, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देश में कोरोना के नए मामलों ने एक बार फिर से रफ्तार बढ़ाकर रख दी है। 3.5 लाख को यह आंकड़ा एक बार फिर से पार कर चुका है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना का सितम लगातार जारी है, लेकिन पहले की तुलना में दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश भर में कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ने लगी है। इसी बीच वैक्सीन के मोर्चे पर एक अच्छी खबर सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि रूस की वैक्सीन स्पुतनिक अगले हफ्ते से बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही जल्द ही इसका भारत में उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। तो दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के 10,489 नए मामले सामने आए, जबकि 308 और मरीजों की मौत हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर कम होकर 14.24% हो गई है, जो पिछले एक महीने में सबसे कम है। तो लुधियाना समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। जहां इस बार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं कूलर, एसी बंद हो गए हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से पंजाब समेत उत्तर भारत के कुछ राज्यों में बारिश हो रही थी, जिससे लोगों को मई महीने में पड़ने वाली गर्मी से राहत मिली। जैसे कि मई का स्टार्ट हो गया हुआ मंथ और मौसम में काफ़ी तब्दीली नज़र आ रही है। जैसे कि हमने अप्रैल में देखा था कि टेम्परेचर्स 40 डिग्री तक पहुंच गए थे और काफ़ी हीट वेव इफेक्ट होना शुरू हो गया था, क्योंकि ड्राइनेस भी बहुत थी वेदर में एंड उसमें जो डस्ट स्टॉर्म्स की वजह से काफ़ी मतलब वेदर जो है एकदम से चेंज हो गया था। लेकिन अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच हुआ है उससे मतलब इसमें काफ़ी चेंजेस आई हैं, जैसे कि कंफर्टेबल हो गया है वेदर लोगों के लिए, उनको थोड़ी सी राहत मिली है गर्मी से। और दूसरी तरफ ये है कि इस बार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है काफ़ी स्ट्रांग है, जिसका इफेक्ट आने वाले 2-3 दिन भी रहेगा। और इसके मद्देनज़र जो आने वाले 2-3 दिन है उसमें पंजाब में काफ़ी जगह पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्सपेक्टेड है और साउथ वेस्टर्न रीजन में तो इवन मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। सो इसमें काफ़ी मतलब हाई विंड स्पीड भी रहेगी, जो हवाएं चलेंगी, काफ़ी तेज़ अंधेरी वगैरह रहेगी और कहीं कहीं गड़े भी। तो कोरोना से त्रस्त महाराष्ट्र के पुणे में ऑटो चालक ने एक सराहनीय पहल की है। उन्होंने अपने ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर उसे एम्बुलेंस में बदल दिया है और इसका मकसद उन मरीजों को ये सुविधा मुहैया कराना था जिन्हें बेड मिलने में देरी होती है। इन ऑटो चालकों के समूह का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर केशव ने बताया कि बेड मिलने में देरी हो रही है, ऐसे में मरीज की जान जा सकती है। डॉक्टर केशव ने बताया कि हमने ऑटो रिक्शा में ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया है। हमारे पास ऐसे 100 ऑटो रिक्शा हैं। बुधवार को महाराष्ट्र में कोरोना के नए 46,791 केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य में 816 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। वजह से जिनके घर में डेथ हुई है, कुछ लोगों ने जान भी दी है, आत्महत्या की है, सुसाइड की है, उनको हेल्प करने के लिए हमने एक ग्रुप बनाया था। तो हम 1-1.5 सालों से उसके ऊपर काम कर रहे थे। लीगल गाइडेंस रिक्शा वालों को हम लोग अवेलेबल करके दे रहे थे 1-1.5 साल से। लोन के केसेस में उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है और उनको जो अब्यूज़ होता है, उनके जो राइट्स वायलेट होते हैं, इसके लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन चालू किया था। तो उसका हमारा ग्रुप बना और अभी जो लॉकडाउन में सिचुएशन आए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हमने सोचा। तो ये आइडिया सामने आई। अब अगर आपने देखा होगा कि 1 साल से रिक्शा वालों का इनकम ऑलमोस्ट 0 रुपीज़ है, क्योंकि लॉकडाउन है और बिजनेस ही नहीं है। तो हमें लगा कि अगर हम इस तरह से सर्विस चालू करते हैं तो पेशेंट को एम्बुलेंस जो आज O2 के साथ एम्बुलेंस मिलता है वो 2,500 या 3,000 रुपये तक उसके चार्जेस होते हैं। वही एम्बुलेंस O2 का जो फैसिलिटी हम लोग रिक्शा में एकदम सस्ते में ऑलमोस्ट 200-300 रुपये में अवेलेबल करके दे सकते हैं। उसके साथ ही जो मेरे इसमें काम कर रहे ऑटो ड्राइवर्स, उनको भी कुछ इनकम मिले। तो फेयर कैसे है? फेयर जो आरटीओ ने तय किया है, जो फेयर जो लेते हैं अभी उसी हिसाब से फेयर लेते हैं, डिस्टेंस के हिसाब से। उसके अलावा 100 रुपीज़ ऑक्सीजन का एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। और जो O2 मास्क आपने देखे होगा रिक्शा में जो डिस्पोजेबल है उसका MRP 100 रुपीज़ है, तो उसके 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो कुल मिला के आधे से जितना ऑटो फेयर होगा उसमें ऑटो फेयर प्लस 200 रुपीज़ ऐसा चार्जेस लगता है। 300 से 400 तक होता है वो आधे पौन घंटे के लिए। एक्चुअली हमारा जो ये इसका नाम है, जो बगतोई रिक्शा वाला जुगाड़ एम्बुलेंस इसका नाम है। और हम लोग हमारा हेल्पलाइन नंबर है। हेल्पलाइन नंबर से हमको कॉल आता है कि तुमको ऐसा ऐसा पेशेंट है, वो पेशेंट को O2 की ज़रूरत है या नहीं है, उधर से हमको समझता है। और हमारे डॉक्टर है, वो डॉक्टर भी हमको समझाते हैं कि उसको कितना तुमको ऑक्सीजन देना है, और उसका ट्रेनिंग भी हमको दिया है। और जो अगर समझो उसका ऑक्सीजन लेवल कम है तो उसको वही लेवल से उसको ऑक्सीजन देना है।
अगर ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं तो उसको खाली एम्बुलेंस में हम लोग लेके जाते हैं, ऑटो एम्बुलेंस में। ये ऑक्सीजन वगैरह या खुद आप खुद लगा लेते हैं? हम खुद लगाते हैं, वो पूरा इसका ट्रेनिंग लिया है। हाँ, इस बीच में आपका खुद का ख्याल कैसा है? हम लोग देखिए पैसेंजर बैठने के पहले भी सैनिटाइज करते, पैसेंजर उतरने के बाद भी सैनिटाइज करते, और घर पे भी जाते हैं तो सैनिटाइज करते। हमारा पूरा कपड़ा उतार के हम रोज़ एकदम पूरा घर में साफ सुथरा रहते। इसका चार्जेस वगैरह कैसे लेते हैं? इसका चार्जेस एकदम इजीली है, जो एम्बुलेंस का चार्जेस है वैसा चार्जेस हमारा नहीं है। हमारा चार्जेस जो ऑटो का चार्जेस है वो आधा घंटे के लिए या पौन घंटे के लिए हम मैक्सिमम 100 रुपये लेते हैं। और जो ऑटो मास्क है, ऑटो मास्क का जो बाज़ार में कीमत है 120 या 100 रुपये तक उसका प्राइस है, तो उसको उतना ही लेते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं लेते। और जो मीटर का रीडिंग आएगा वही हिसाब से हम लोग उसका पैसा लेते हैं। हरियाणा में रोहतक जिले के गांव में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए 2 स्तरीय टीम बनाई गई है और ये टीम फील्ड की होगी, दूसरी हेडक्वार्टर स्तर की। ये जानकारी जो है रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने दी है। वो अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गांव में रैपिड एंटीजन किट से ग्रामीणों की जांच की जा रही है और किसी भी ग्रामीण के संक्रमित मिलने पर तुरंत आइसोलेट किया जाएगा। इस काम के लिए गांव में ही आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं और वहीं उपायुक्त ने फिलहाल रोहतक जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में बताया है। पहले ऑक्सीजन के लिए मारामारी थी वो अभी नहीं है, हमारी स्थिति बहुत सुधर गई है, अभी हम स्टेबल हैं। ड्रग्स के लिए जो पहले दिक्कतें थी वो दिक्कतें अब नहीं है, नाउ वी आर स्टेबल। शहरी जो हिस्सा है अर्बन सेक्टर वो बिल्कुल कंट्रोल में है। 22-25% पॉजिटिविटी से हम 12-13 पर आ गए हैं। हमारा डेथ रेट जो था, जो सेकेंड वेव की पीक थी उसके मुकाबिल आज हम उससे 50% नीचे आ गए हैं। इसके बाद हमारे गांवों में केसेज रिपोर्ट होना शुरू हुए थे, जो हमने अप्रैल के तीसरे सप्ताह में वहां पे ध्यान केंद्रित कर दिया था और हमने टीमें दौड़ा दी थी। 3 तरह की अलग अलग एजेंसीज से हमने मैपिंग करवा दी है और गांवों के अंदर हमने कंटेनमेंट जोन्स बना दी हैं, जहां जहां बड़े गांव में जहां इंस्टेंसेस ज़्यादा आए। अभी हम हॉटस्पॉट्स चिन्हित कर रहे हैं, जिसके लिए 2 पैमाने अपना रहे हैं हम। पॉजिटिव केसेस, नंबर ऑफ फेटैलिटी, इसके आधार पर हॉटस्पॉट बनेंगे और हर गांव के अंदर अब एक फील्ड टीम और एक हेडक्वार्टर टीम, ये 2 टीम्स बैठेंगी। नमस्कार भारत में एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। पंजाब विच हफ्ते दे सारे दिनां दौरान करवाया जा सकता है कोविड टीकाकरण। टीका लगवाउण वेले आधार कार्ड सने कोई भी योग शिनाख्ती कार्ड दिखाया जा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी। ब्रेक के बाद नमस्कार भारत में एक बार फिर स्वागत है आपका। तो प्रशांत किशोर के नाम पर पंजाब के कांग्रेसी नेताओं ने ठगी करने वाले गिरोह का आखिरकार पर्दाफाश हो चुका है। लुधियाना पुलिस ने संगरूर पुलिस के साथ मिलकर इन कथित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सुनाम कांग्रेसी हल्का इंचार्ज दामन सिंह बाजवा के साथ फोन पर विधानसभा सीट का टिकट देने के बदले नकली प्रशांत किशोर बनकर मोटी रकम हासिल करने की बात कह रहा था, जिसका पर्दाफाश अब हो चुका है। दामन सिंह बाजवा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि लुधियाना पुलिस ने ट्रैप करके गिरोह के 2 लोगों को काबू किया है।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਰਕੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਰਜਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਟਰੈਪ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਠੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰੋਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ कि ऑपरेट कर रहे थे, फड़े जाएंगे। यूपी की हमीर पुलिस को बड़ी सफलता इस समय हासिल हुई है। यहां पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 लोडरों से अवैध गुटखा बरामद किया है। आपको बता दें कि पकड़े गए गुटखे की कीमत तकरीबन 5 लाख रुपए बताई जा रही है और ये मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के रानी लक्ष्मीबाई तिराहे का बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस की ये कार्रवाई सामने आई है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। एक तरफ देश जहां कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं इस संकट की घड़ी में जीवन रक्षक बूटी यानी वैक्सीन की भारी किल्लत हो गई है। इसके कारण कई जगहों पर वैक्सीनेशन अभियान रोकना पड़ा है और वहीं अब पंजाब में भी वैक्सीन की भारी किल्लत हो गई है, जिसके कारण लुधियाना में वैक्सीनेशन अभियान रोक दिया गया है। लुधियाना में हमारे पास तो जितना कोविशील्ड का स्टॉक पड़ा था वो हम कल शाम तक हमारे पास तकरीबन 3000 डोज थी। तो आज हमारे लिमिटेड से सेशन इस वैक्सीन से चल रहे हैं और हमारी कोशिश होगी हम इसमें से मैक्सिमम जितने बेनिफिशियरीज कवर कर सकें उतने हम कवर कर देंगे इसके साथ। और आज की डेट में आज हमारे पास लुधियाना शहर के अंदर 3 सेंटरों पर कोविशील्ड की डोज चल रही है और हाँ, कोवैक्सीन के तो हमारी चल ही रही है। सेकंड डोज के लिए हमारे पास 4 साइट्स हैं लुधियाना शहर में, वो चारों साइट्स पे कोविशील्ड कोवैक्सीन की सेकंड डोज हम दे रहे हैं। लेकिन अभी क्या पोजीशन है, अभी क्या दोपहर के बाद खत्म है? देखो वो तो जब लिमिटेड डोज है तो जब दोपहर तक या शाम तक जितनी देर तक स्टॉक रहेगा हम वैक्सीनेट करते रहेंगे। उसके बाद खत्म है 3000 डोज तो बहुत काफी, क्योंकि डेली 15,000 लगती है। डेली हमारी 10-12 हज़ार की रिपोर्ट आ जाती होती है, लेकिन अब नहीं है डोज तो जितनी है हम उतनी वैक्सीनेट करेंगे, उतनी लोगों को रजिस्टर करेंगे। उसके बाद हम आज सेशन बंद हो जाए। तो अभी आगे वैक्सीन मिल रही है आपको? नहीं, आगे हमने स्टेट हेडक्वार्टर पे रिक्वेस्ट भेजी हुई है कि हमें वैक्सीन इशू करी जाए, तो जैसे उनके पास अवेलेबल हो। तो पंजाब में वैक्सीन की भारी किल्लत हो गई है इस समय। अब तक देश भर में देखने को मिल रहा था, देश भर के कई राज्यों में वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है। लुधियाना में भी वैक्सीनेशन अभियान रोकना पड़ा है क्योंकि यहां पर वैक्सीन की किल्लत हो गई है। कई राज्य ऐसे हैं जो कि ग्लोबल टेंडर इस समय निकाल चुके हैं। ग्लोबल टेंडर के जरिए अब सभी राज्य अपने अपने स्तर पर वैक्सीन चाहते हैं क्योंकि वैक्सीन उनको मिल नहीं पा रही है। दिल्ली को वैक्सीन देने से केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार एक तरीके से कहा जाए तो मना किया जा रहा है, क्योंकि केजरीवाल सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, वैक्सीन मांगी जाती है, लेकिन वैक्सीन उनको दी नहीं जा रही है। वैक्सीन अलग अलग राज्यों को चाहिए, इसीलिए अब राज्यों ने फैसला लिया है कि वो सभी ग्लोबल टेंडर निकाल रहे हैं। कई ऐसे राज्य हैं जो कि इसमें शामिल हैं ग्लोबल टेंडर निकालने के मामले में, ताकि वैक्सीन अलग अलग राज्यों के हिसाब से निकाली जा सके। इसीलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में ठनी हुई भी है कि इस तरीके से अगर वैक्सीन राज्य सरकारें अलग अलग तरीके से मांगेंगी तो इसमें पूरे देश की बदनामी होगी, भारत सरकार की बदनामी होगी। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। गुरु तेग बहादुर सिमरिए
ये ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ हमारे 2 गुरुओं के चरण पड़े हैं। फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी 1505, उसके बाद 1666 को 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब। 1666 में औरंगजेब ने राम सिंह को भेजा, उनको हुक्म किया या तो आप राजपाट छोड़ो या आप करो। उनकी बेनती पे गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने परिवार को लेके वहां से पंजाब से चले थे, आनंदपुर साहब से पटने साहब अपने परिवार को छोड़ के गुरु जी यहाँ पहुंचे थे। यहीं बैठ के गुरु जी ने यहाँ की लोकल वासी नेता धोबन थी जो लोगों को तंग करती थी, उसने गुरु जी के ऊपर भी हमले किए। वो समझ गई कि ये कोई कुदरती पावर है, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती। गुरु जी ने कहा कि आप भले काम करो, आप क्यों बुरे काम करती है, वैसे ही आपका नाम अमर होगा। तो फिर उसने भले काम किए, उनके नाम से ये शहर है। नमस्कार। भारत में ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। रांची जिले के ग्रामीण इलाकों में कोरोना की जांच अब तेजी से लगातार देखने को मिल रही है। कोरोना मरीजों के संपर्क में आने के बाद और लक्षण महसूस होने के बाद जांच कराए जाने की अब जो प्रक्रिया है और ज्यादा तेज हो गई है। इसके लिए लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उनको जांच केंद्रों पर भेजा जाएगा। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी लगाया जाएगा। जांच तेज करने के लिए रांची के एसडीओ को जिम्मा दिया गया है। कोरोना जांच और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तेज करने के निर्देश उपायुक्त ने दिए हैं। साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लगाई गई पाबंदियों का भी सख्ती से पालन किया जाएगा। बेवजह भीड़ लगाने और सड़क पर निकलने वाले लोगों को सख्ती लगातार बढ़ती हुई देखी जा रही है, उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। रांची के ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के आने की सूचना प्रशासन को मिल रही है। विशेष ट्रेनों से आने वाले श्रमिकों के स्टेशन पर कोरोना की जांच नहीं की जा सकी है। ऐसे में गांव में संक्रमण फैलने की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। उसके लिए किट तैयार किया गया। पॉजिटिव केस आने से हमारे यहाँ टेस्ट भी हो रहा है, एंटीजन टेस्ट हो रहा है। तो टेस्ट होने के बाद में अगर पॉजिटिव पेशेंट निकल रहे हैं तो इनको हम लोग फोन करके बता देते हैं। सारा इनके पास में किट है, ठीक है, वो किट वो उनको अवेलेबल करा देती हैं। और बाकी कुछ भी वैसा प्रॉब्लम होता है, सर्दी खांसी या बुखार, हमारे ओपीडी में आते हैं, उनको फिर मैं भेज देती हूँ कि टेस्ट आप करा के आप आइए। टेस्टिंग के बाद ही पता चलता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। माइल्ड केसेस में मैं यहाँ पे पैरासीटामोल हो, एंटीबायोटिक है, ये सब मैं स्टार्ट कर देती हूँ। फिर तो बाद में टेस्ट के बाद ही उसको फाइनल मतलब कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। और सीवियर केसेस जिसको ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत है उसके लिए ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत होता है तो मैं अभी हमारे यहाँ कल एक आइसोलेशन के लिए सेंट जोसेफ स्कूल में 4 बेड का बेड वहाँ इंतजाम किया गया है और स्टार्ट नहीं हुई है। वैसा केस रहने पे यहाँ से रिम्स रेफर करते हैं और सदर, और उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, उसे 108 कॉल करके बुलाना पड़ता है। फिर वहाँ से वो 108 कॉल करते हैं सिटी कंट्रोल रूम से, सिटी कंट्रोल रूम से फिर हमारे से ये करते बात करते हैं, उसके बाद में पेशेंट को 108 उठा के ले जाता है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में उसको कांटेक्ट करने के लिए पॉजिटिव पेशेंट्स की एक लिस्ट होती है जो हम सहिया के माध्यम से कांटेक्ट कर रहे हैं। जो भी उस एरिया की सहिया है उन लोगों को फोन करके और उस एरिया के पॉजिटिव पेशेंट को कांटेक्ट करके हम लोग किट प्रोवाइड करते हैं। या तो वो सहिया दे रही हैं या फिर इस पेशेंट को अगर उसका अटेंडेंट कोई काफी आ सकता है तो उसको यहाँ से खाना ले सकता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद वो आइसोलेशन में ही रहता है। फिर वो बीच बीच में फोन से कांटेक्ट करता है, अपना कंडीशन बताता है। अगर ज्यादा उसको दिक्कत नहीं है तो उस किट को पूरी कंप्लीट करके कोर्स को फिर वो फोन करेगा। अदरवाइज वो वैसे नॉर्मली अपना डाइट लेता है, घर में रहता है, आइसोलेट करके 15 डेज। सीरियस केसेस को क्या करते हैं? सीरियस केसेस को तो ओपीडी में मैडम सर जो भी रहते हैं यहाँ ये लोग हैंडल करते हैं। मैं तो सिर्फ कोरोना के डिस्ट्रीब्यूशन में हूँ। जो भी किट्स हैं कहीं से कॉल आती है उस पेशेंट को जाके मैं खुद देती हूँ या यहाँ से।
महोबा में खैरारी मोड़ के पास दिल्ली से छतरपुर जा रही एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जाकर गिर गई। बस गिरने से बस में सवार 60 यात्रियों में से 12 यात्री घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यात्रियों की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण और पुलिस की मदद से सभी को बमुश्किल बस से बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को प्राथमिक इलाज के लिए पुलिस अस्पताल लेकर गई। अस्पताल में उनको भर्ती कराया तो वहीं बस चालक और परिचालक घटना के बाद से मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली से आ रहा था। कहाँ जा रहे थे? छतरपुर जा रहा था। ये घटना कहाँ घटित हुई? ये घटना यहीं पे अकोना नाम है, क्या नाम, यहाँ पे घटी है। ये ड्राइवर ने गाड़ी बैक की है, उसके वजह से गाड़ी पलटी है। तो इसमें कितने लोग घायल हुए हैं? इसमें छोटी मोटी चोटें काफी लोगों को आई हैं, बशर्ते 2 लोग को ज्यादा चोट आई है। एक अम्मा को इनको गुम चोट आई है और भैया के हाथ में आई है, मेरे पीछे बैग में आई हुई है। कहाँ से आ रही थी आप? दिल्ली से। कहाँ जा रही थी? छतरपुर। क्या घटना घटित हुई? बैक कर रहा था ये गाड़ी, फिर तो पता नहीं अब सर कैसे पलट गई है, हम लोगों को थोड़ी पता है। तो बस पलट गई। हाँ। कितने यात्री सवार थे इसमें? इसमें होंगे लगभग 50-60 से ऊपर ही होंगे। अब दिल्ली से आ रहे थे। ये घटना कहाँ घटित हुई? ये घटना 4 बजे करीब। क्या हो गया है? वो बैग बस दारू पिए था ड्राइवर, उसको मना किया लेकिन वो आगे ले गया बैग की, उसने वो पिछले पहिए चला गया। मैंने उसे मना किया, भैया तो मत चला, तो माना नहीं। जब बस पलटने लगी तो मैंने ये इसको बताया, इसके बताने के चक्कर में मेरे लग गया। इसमें कितने लोग घायल हुए हैं? लगभग घायल इसमें होंगे वही 20 आदमी। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੀਕਾ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। नमस्कार, भारत में ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एम्बुलेंस चालकों द्वारा मनमर्जी के पैसे मांगे जाने की शिकायत जैसे ही जिलाधिकारी को दी गई, उसके बाद एम्बुलेंस की कीमतों को लेकर एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें प्रति किलोमीटर की कीमत निर्धारित कर दी गई है। लेकिन जिला अधिकारी के आदेशों को दरकिनार करते हुए एम्बुलेंस चालक अभी भी मनमर्जी से पैसे मांग रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुरादाबाद से मेरठ जाने के लिए एम्बुलेंस चालकों ने 6,000 से लेकर 12,000 तक की डिमांड कर दी है, जबकि जिला अधिकारी के आदेश के अनुसार 30 रुपए प्रति लीटर है और मुरादाबाद से मेरठ की दूरी 117 किलोमीटर है, जिसके कुल 3,510 रुपए होते हैं। लेकिन कोरोना काल में आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं एम्बुलेंस चालकों की मनमानी चल रही है, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहा है। कितना खर्चा आ जाएगा सब गाड़ी मिनट का? ये तो ऑक्सीजन जिसके पास है कोई बता। बिना ऑक्सीजन के? बिना ऑक्सीजन के बता दो कितने? और ऑक्सीजन पे? ऑक्सीजन के साथ 7
किसी पे नहीं है यहाँ पे। कितनी है तुम्हारे सिलेंडर में? 500 पॉइंट है, 500 पॉइंट है ना? कब से चल रही है? नॉर्मल चल रही है। 500 पॉइंट है ना? रिस्क भी तो नहीं ले सकते ना यार। नहीं, अगर 500 पॉइंट तुम्हारे में है तो थोड़ा बहुत हम अपना एडजस्ट कर लेंगे। मतलब एक हमारा छोटा वाला चल जाएगा, कुछ तुम्हारा चल जाएगा, दोनों हो जाएंगे तो दोनों मिलके पहुंचेंगे आराम से। कितनी जानकारी नहीं हमें, डॉक्टर ही बताएगा। नहीं, वो हम बता रहे हैं ना, वो घड़ी में कितने दिखा रही है, कितने पॉइंट दिखा रही है। मीटर उठ रहा है ना, उठ रहा है उसका, ये होता है। हल्का डाउन है, थोड़ा सा कम है। 2000 पॉइंट से 1500 पॉइंट तो होगी, कम होगी वो। यूपी के अमेठी में मुख्यालय गोरीखंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा सैठा में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। आपसी बंटवारे के विवाद को लेकर एक भाई के परिवार ने दूसरे परिवार पर हमला बोल दिया, जिसमें घर की 3 महिलाओं समेत कुल 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर फिलहाल इलाज चल रहा है। क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप, क्या मामला हुआ है? क्या घर में दादा जमीनी विवाद का मामला था। हम लोग दादा बंटवारे हो गया था, उनको सबका 1/3 हो गया था। हम अपनी हिस्से में मिट्टी डाल रहे थे, वो लोग आके यहाँ पे गाड़ी रोक करने लगे और मारपीट के साथ धमकी भी देने लगे। हमारे घर में 3 महिलाएं और 4 पुरुष घायल हो चुके हैं। किस गांव का मामला है? ये है पूरे छत्ता तिवारी कांठा गोरीगंज जिला अमेठी। क्या नाम है? भोलाराम। क्या मामला हुआ है? जमीन का मामला है। उसके बाद कल मैंने 112 को फ़ोन किया है। 112 आई, हमको बोला कि वहाँ चलो थाने चलो। हम वहाँ थाने पहुँच गए और वो लोग वहीं प्रधान जी के यहाँ पे 100 नंबर 112 वाले रोक लिए। वो वहीं पे रुक गए दोनों। हमको यहाँ थाने के सामने खड़े 2 घंटे बीत गया। 112 वाले आए नहीं, वो लोग भी नहीं आए। तो आज क्या मामला हुआ? किस लिए? आज वही चबूतरा लीप रहे, मिट्टी जला था, उसी को बराबर कर रहे थे। इसी बीच ये लोग लाठी और डंडा सब हथियारदार लेकर के वहाँ से पहुँचे, हम लोगों को मारना शुरू कर दिया। किस गांव का मामला है? सैठा गाँव, छत्ता तिवारी का परिवार। और उसी के साथ नमस्कार भारत में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। औरंगजेब ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। तेग बहादुर महाराज जी के चरणों के विच कश्मीरी पंडित पहुंचे, आ करके फरियाद की। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने दिलासा दिता कि जा करके तुसी औरंगजेब नूं कह देवो कि साडा गुरु तेग बहादुर जी है, उन्हां नूं अपने धर्म विच तब्दील कर लवोगे ते असीं सारे ही इस्लाम धर्म नूं कबूल कर लवांगे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी के गिरफ्तारी के वारंट जारी किए। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने हिंदू धर्म की रखिया दे लई दिल्ली चांदनी चौक के अंदर बलिदान दिता। गुरु तेग बहादुर महाराज जी के बाबत ये कहा जाता, गुरु तेग बहादुर महाराज जी हिंद की चादर ने। वाहे गुरु वाहे
की